हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। और आपका प्यारा सा बैच टॉपर बैच 2026, ठीक है। और आपके प्यारे से सर बिक्कू भैया पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा छठा लेक्चर है, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे श्वसन की, रिस्पायरेशन की। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, ठीक है। और इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। उसमें हमने फुल डिटेल के साथ हर टॉपिक को कवर किया है। तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस श्वसन, ठीक है, श्वसन देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें मानव में श्वसन देखेंगे। आज पूरा श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल श्वसन के बारे में है, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से श्वसन होते हैं, ठीक है। और श्वसन से क्या बनता है, कैसे एनर्जी बनती है, एटीपी कैसे बनती है, एडीपी क्या है, एटीपी क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। पायरुविक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात की जाएंगी। तो बने रहिए प्यारे से लेक्चर में हमारे साथ। और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। तो प्यारा सा लेक्चर स्टार्ट करें बच्चों। हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज अब बात करेंगे किसकी, श्वसन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, श्वसन की बात करेंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र, ठीक है। तंत्र क्या होता है, तंत्र से आप समझते हैं। तंत्र का मतलब होता है बहुत सारे अंग मिलकर एक मतलब सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर एक क्या बनाएंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करने के लिए अपना सिस्टम बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। और श्वसन तंत्र में क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें श्वसन करने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं, उन अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देख लो श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन तंत्र की बात की जाए, इसकी बात की जाए, श्वसन तंत्र की बात की जाए तो क्या है, श्वसन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या देखेंगे, सॉरी, श्वसन देखेंगे, श्वसन तंत्र। तो श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। क्या है, श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसका, फूड का, ब्रेकडाउन होता है। और क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। श्वसन ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक है। जिसमें विशेष मानव अंग क्या है, जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। क्या होता है, मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का अंग होता है जो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कई श्वसन अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या है, कई श्वसन अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, श्वसन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है, यानी कि श्वसन क्या है। अब श्वसन तंत्र हो गया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, श्वसन क्या है। तो श्वसन की अगर बात की जाए तो श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, इसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इस क्रिया में CO2 भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, इस क्रिया में CO2 भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, CO2 भी उत्पन्न होती है, जो मानव शरीर के लिए अनुपयोगी है। क्या है, अनुपयोगी, हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए श्वसनांग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, श्वसनांग द्वारा भी होता है, यानी कि CO2 बाहर निकाल दिया जाता है श्वसनांग द्वारा, ठीक है। भोजन से
ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यहाँ पे श्वसनांग लिख दें। श्वसनांग, ठीक है, श्वसनांग। भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? भोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा वायु से, ऑक्सीजन से, ठीक है। वायु ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा हमारा? CO2। क्या बनता है? CO2, जल और ऊर्जा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता होती नहीं है, श्वसनांग से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? श्वसन अंगों से बाहर निकाल दिया जाता है। ऊर्जा की हमारे अंदर आवश्यकता होती है तो हम उसको ATP के रूप में संचित कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे श्वसन यानी कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, श्वसन यानी कि ब्रीदिंग कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ब्रीदिंग जो होते हैं और डिवाइड होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। श्वसन यानी कि ये रिस्पायरेशन है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? रिस्पाय, ठीक है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। श्वसन में क्या आएगा? ब्रीदिंग आएगा। ठीक है, हमारा कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है क्या है? कोशिकीय श्वसन है। उसमें दो तरह के आते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायवीय श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब बात करेंगे हम कोशिकीय रिस्पायरेशन की यानी सेलुलर रिस्पायरेशन की। अगर बात करें तो श्वसन की वह प्रक्रिया या श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाओं के अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? शरीर के कोशिकाओं के अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय श्वसन की क्रिया समान रूप से होती है। क्या होती है? सभी जीवों में कोशिकीय श्वसन की क्रिया समान रूप से होती है और इसमें CO2 तथा जल सह उत्पाद बनते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। अतः श्वसन जीवन जीने के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह संपूर्ण जीवन चक्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है जो जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो गई श्वसन की। श्वसन हमारे जीवन जीने के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह संपूर्ण जीवन को ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जीवन चक्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है और जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जंतुओं में श्वसन की क्रियाविधि क्या है, कितने भागों में बांटा गया है। तो जंतुओं में श्वसन जो है 3 टाइप में डिवाइड हुआ। किसमें? बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसमें? इन्वायरमेंट से लंग्स में, ठीक है। और लंग्स टू कैपिलरी, सब में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज का वो होता है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और कोशिकीय श्वसन की बात करें तो उसमें क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। 3 तरह के जंतुओं में श्वसन होते हैं, बाह्य श्वसन, गैसीय विनिमय, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अब हम बाह्य श्वसन की बात करें, अगर बाह्य श्वसन की बात करें तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है? बाह्य श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड O2
बाहर निकलती है, क्या होती है, बाहर निकलती है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे गैसीय विनिमय की, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। किसकी बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। इस क्रिया में ऑक्सीजन ऊतकों तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अंगों तक पहुंचती है। क्या होता है, टिश्यू से टिश्यू ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन से CO2 श्वसन अंगों तक, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक पाथवे होता है जिसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 टाइप के थे, इसमें भी कोशिकीय श्वसन दिया होता है। तो अगर मान लीजिए पूछता कोशिकीय श्वसन, तो आप फुल डिटेल में लिखना चाहे तो वो भी पॉइंट और ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोशिकीय श्वसन की, तो ये श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। क्या होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है, भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और क्या बनता है, CO2 तथा जल में टूट जाते हैं। क्या होता है, CO2 तथा जल में टूट जाते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बनेगी, ATP, और ATP क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को हम किस में स्टोर करते हैं, ATP में। इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऊर्जा सिक्का। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होती है, पर्यावरण से शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु CO2 का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। बाहरी पर्यावरण एवं फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, बाहरी पर्यावरण से हमारे फेफड़ों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सांस लेने को निश्वसन या अंतःश्वसन यानी कि इंग्लिश में इंस्पायरेशन, और सांस को बाहर निकालने को निःश्वसन या उच्च श्वसन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है। अब क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, यानी कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। तो श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और श्वसन क्या है, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ये केवल भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन जो हमारा है वो क्या है, रासायनिक क्रिया है। ब्रीदिंग में यानी श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, इसमें पर्यावरण से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तथा CO2 शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, रिस्पायरेशन में, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसमें विकरों यानी कि एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन जो है, रिस्पायरेशन है, यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। क्या होती है, एंजाइम्स की सहायता से होती है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस क्रिया में मतलब श्वसन में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। श्वासोच्छ्वास में इस क्रिया में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, और श्वासोच्छ्वास में श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसमें क्या आवश्यकता है, श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। और जबकि रिस्पायरेशन में क्या है, केवल वहाँ रासायनिक अपक्रिया है, तो उसमें कोई श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बात कर लें बाह्य श्वसन।
अंतः श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। बाह्य श्वसन जो है, बाह्य श्वसन जो है उसमें क्या होता है, इस क्रिया में वायु की ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए कोशिका द्रव्य तक पहुंचाया जाता है। बाह्य श्वसन में क्या होता है, को वायु की जो ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है, साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया जाता है। जबकि अंतः श्वसन में, इस क्रिया में कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, अंतः श्वसन में कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, और बाह्य श्वसन में अंतः श्वसन के लिए कोशिकाओं के जीव द्रव्य तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जीवों में इस क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के श्वसनांग होते हैं। क्या होते हैं, श्वसनांग होते हैं। बाह्य श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार के श्वसनांग होते हैं, और अंतः श्वसन में एक क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्यों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। हम बात करें बाह्य श्वसन की, तो इस क्रिया में प्रायः निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग होता है, श्वसनांगों में गैसों का आदान प्रदान होता है, श्वसनांगों से वायु की यानी ऑक्सीजन का ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, श्वसनांगों से ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगर बात करें तो निष्कासित CO2 को श्वसनांगों से लाकर बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये इतने चरण होते हैं इसमें, किसमें, बाह्य श्वसन में। अब हम अंतः श्वसन की बात करें तो अंतः श्वसन में 2 चरण होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, ग्लूकोज अणु को पायरुविक अम्ल में तोड़ना। क्या, ग्लूकोज अणु को पायरुविक अम्ल में तोड़ना, और फिर पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP नामक अणुओं में उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में अनुबंधित करना, यानी कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन कराकर हमें ऑक्सीजन से एनर्जी प्राप्त करनी है। क्या, हाईली एनर्जेटिक जो ATP होती है उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में हम अनुबंधित कर लेते हैं, ATP को संचित कर लेते हैं, ठीक है। इसके रूप में ATP करेंसी के रूप में हम संचित कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जो बहुत ज्यादा होती है। श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण। अब क्या बात करेंगे, श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण की बात करेंगे, ठीक है। श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण की बात करेंगे। श्वसन में ऊर्जा कैसे निष्कासित होती है और कैसे एकत्रित होती है। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि श्वसन में ऊर्जा कैसे निष्कासित होती है और कैसे एकत्रित होती है। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन में ऊर्जा कैसे निष्कासित होती है और कैसे एकत्रित होती है, या पूछेगा श्वसन में ऊर्जा स्थानांतरण की क्रियाविधि बताइए, ठीक है। तो श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से CO2 तथा जल बनता। क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CO2 तथा जल और एनर्जी। ग्लूकोज में बंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है। ग्लूकोज में जो बंधित ऊर्जा है वो धीमी गतियों से विभिन्न पदों में क्या होती है, मुक्त हो जाती है, जिसे कोशिका के अंदर विशेष ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा ग्लूकोज से ATP में स्थानांतरित होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो है, एनर्जी है, इसमें स्थानांतरित होती है तो ATP में, और ATP हमारा क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूछता है नाम लिखने के लिए आता है कि ATP का पूरा नाम बताइए, तो ATP का पूरा नाम अगर जब आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एक और आता है ADP आता है, तो उसमें कंफ्यूजन ATP और ADP में नहीं होना। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना,
H2O CO2 प्लस 38 ATP, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो कि कितनी है, इसमें संचित होगी 38 ATP के रूप में। ठीक है। उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा एटीपी में अनुबंधित नहीं हो पाती। क्या होती है? उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा एटीपी में अनुबंधित नहीं हो पाती है। कुछ ऊर्जा उष्मा यानी कि हीट के रूप में भी बाहर निकलती है। क्या होती है? कुछ ऊर्जा जो है हमारी हीट के रूप में भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, उष्मा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। कभी छूते हैं ना तो शरीर गर्म लगता है, तो उसमें क्या होता है, जब एनर्जी ज़्यादा बनती है और वो एटीपी के रूप में संचित नहीं हो पाती है तो शरीर से वो उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। ठीक है। जब ऊर्जा क्या होगा, संचित नहीं हो पाती है एटीपी के रूप में, तो क्या होता है, वो हमारे शरीर से उष्मा के रूप में बाहर निकलती रहती है। क्या होती है? बाहर निकलती रहती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे कि एटीपी क्या है, एटीपी कैसे बनता है, एटीपी के कार्य क्या हैं, इसकी बात करेंगे। तो एटीपी हमने बताया अभी क्या है। एटीपी हमारा क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक विशिष्ट यौगिक है। क्या है? एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। क्या होता है? सभी जीवों में एटीपी ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। ठीक है। संग्राहक एवं वाहक होता है। ठीक है। बात करेंगे एडीपी से एटीपी कैसे बनता है। एडीपी पहले जान लो, एडीपी क्या है। तो एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। ठीक है। एडीपी अणु कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। क्या होता है? एडीपी जो होता है हमारे कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। और एडीपी की ऊर्जा निम्न यानी कि लो होती है। एडीपी की ऊर्जा हमारी निम्न होती है। एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके क्या बनाएगा? एटीपी बनाता है। इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है जो एनर्जेटिक होता है। ठीक है। अब एटीपी क्या है? तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी भी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। ये भी क्या होते हैं? कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। और एटीपी की ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। डिफरेंस लिखना आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं। एडीपी और एटीपी में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। एटीपी और एडीपी के बारे में भी इससे लिख सकते हैं आप। ठीक है। और एटीपी के अकार्बन, एटीपी क्या कैसे बनेगा? अकार्बनिक फास्फेट में फास्फेट संग्रह होता है जो फास्फोरस तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्या होता है? फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्या होता है? फास्फोरस तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अकार्बनिक फास्फेट को केवल फास्फेट PO4 या इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल यही मिलेगा, PO4 मिलेगा तो क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। ठीक है। और श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न जो होती है उसका उपयोग करके एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाते हैं। क्या होता है? एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा। क्या होगा कि इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है एडीपी से क्रिया करके क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा एटीपी में PO4 अणु के ऊर्जा बंधों से संचित हो जाती है। क्या होती है? ऊर्जा बंधों से संचित। एडीपी क्या है? निम्न ऊर्जा है। और इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या है? ये भी एनर्जेटिक होता है। तो अब क्या होगी? ऊर्जा संचित होगी तो किसमें संचित होगी? एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। ठीक है। जब कोशिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मान लो फिर जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता हो तो क्या होता है? एटीपी जल का उपयोग करके टूटकर ऊर्जा मुक्त करती। क्या होती है? एटीपी जो है H2S से
क्रिया करके टूट कर क्या बनाती है, अपचयित होकर क्या बनाती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, जो कि ऊर्जा कोशिका उपयोग कर लेती है। क्या कर लेती है, जो ऊर्जा निकलती है कोशिका उपयोग कर लेती है। ठीक है, इस क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितनी मोल, तो बात करेंगे तो 30.6 किलो जूल मोल ऊर्जा निकलती, कितना, 30.6 किलो जूल मोल ऊर्जा निकलती है, कितनी, 30.6। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटीपी के कार्य, किसकी बात करेंगे, एटीपी के कार्य। ठीक है, वही जो अभी बताया कि मतलब ऊर्जा उत्पन्न करती है टूटकर, फिर से कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाती है, यही एटीपी का कार्य है। लेकिन इसमें क्या पूछ लेता है, एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, क्या पूछता, ऊर्जा सिक्का कैसे कहते हैं, ऊर्जा सिक्का के कार्य बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऊर्जा सिक्का मतलब क्या होता है, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी की अगर बात करें तो एटीपी क्या होता है, जीवों में कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहलाता है। क्या कहलाता है, एटीपी ऊर्जा सिक्का कहलाता है, जो ऊर्जा स्तर में कमी होने पर तुरंत टूटकर उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, ऊर्जा में मान लो कमी हुई तो एटीपी तुरंत टूटकर क्या कराएगा, ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ऊर्जा स्तर अधिक होने पर ऊर्जा प्राप्त कर एडीपी से तुरंत एटीपी के रूप में आ जाता है। मान लो ऊर्जा आई और जैसे ही ऊर्जा ज़्यादा हुई तो क्या करेगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके तुरंत एटीपी बना लेगा। ठीक है, अर्थात ये आवश्यकता के समय ऊर्जा उपलब्ध कराता रहता है। क्या, एटीपी का कार्य है कि मान लो तुम्हारे शरीर में एनर्जी कम हुई, ऊर्जा की कमी हुई, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, एटीपी जल से क्रिया करके तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करेगा और किस में टूट जाएगा, एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो जैसे ही उसको फिर ऊर्जा मिली तो वो क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ऊर्जा के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। एटीपी के रूप में फिर ऊर्जा को पैक कर लेंगे। ये एटीपी का मुख्यतः कार्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, वायवीय यानी कि एरोबिक ऑक्सीश्वसन। किसकी बात करेंगे, एरोबिक ऑक्सीश्वसन यानी कि वायवीय, वायु के प्रेजेंस में जो वायु के प्रेजेंस में जो श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्या होती है, श्वसन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, या इंग्लिश में एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अधिकांश जीवधारियों में, अधिकांश जीवधारियों में क्या, मनुष्य हो गए, ठीक है, अधिकांश जीवधारियों में जैसे मनुष्य और सभी में, पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार का श्वसन होता है। क्या होता है, पेड़ पौधों में इसी प्रकार का भी श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण रूप से टूटकर CO2 तथा जल यानी कि वाष्प में विघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा पूर्ण रूप से और वो टूट जाएगा तो क्या बनेगा, CO2 तथा जल और एनर्जी। इस पूरी प्रक्रिया को टूटने के लिए कई चरण होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का हमारा एक अणु, इसमें पहले किसमें क्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं, सबसे पहले जो क्रिया होगी उसमें किसमें होगी, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगी। फिर क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, जो कि 3 अणु वाले कार्बन होते हैं। 6 अणु से 3 अणु वाले कार्बन बनते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, और ये क्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये H2O बनेगा और ATP बनेगा। इसको क्या कहेंगे, क्रेब चक्र कहेंगे, क्रेब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, पायरुविक अम्ल कितने होते हैं, 2 अणु बनते हैं। कितने, ग्लूकोज के 1 अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। और 1 अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 1 अणु ग्लूकोज से 38 अणु ATP के बनते हैं। कितने, 38 अणु ATP के बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण द्वारा जीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का, ठीक है, उपयोग करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया है ये। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस क्रिया को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन था, एरोबिक रिस्पायरेशन था, एरोबिक रिस्पायरेशन था, यानी कि ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। अब हम बात करेंगे वायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन। अवायवीय, एनारोबिक या अनाक्सी श्वसन। ठीक है, तीनों नाम सेम ही हैं। ठीक है, तीनों नाम सेम ही हैं। अवायवीय श्वसन, इसमें क्या होता है, ये श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। सूक्ष्मदर्शी जीव जैसे ईस्ट हो गए, कुछ जीवाणु हो गए, अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन में सूक्ष्म जैसे क्या है, ईस्ट ग्लूकोज को क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल में तथा CO2 में विघटित कर देते हैं। ग्लूकोज को क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल बनाएंगे और CO2 में विघटित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। तो फिर उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जो बहुत कम होती है। और ये क्रिया क्या कहलाती, किण्वन कहलाती है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। पेपर में आता है किण्वन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ईस्ट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा CO2 में विघटित कर देते हैं और ऊर्जा निकलती है, जो कि ऊर्जा बहुत कम होती है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और किण्वन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या होता है, किण्वन कैसे होगा, किण्वन की रासायनिक क्रिया भी देख लो। तो ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज का एक अणु, तो क्या होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा, यानी कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा, पायरुवेट, यानी कि पायरुविक अम्ल। कितने, 2 अणु, CH3COCOOH। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COCOOH, यानी कि क्या बनेगा, पायरुवेट, यानी कि पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट यानी कि किण्वक फर्मेंटेशन होगा, तो क्या बनेगा, फर्मेंटेशन होगा तो जब बनेगा तो ये बनता है क्या, एथिल अल्कोहल C2H5OH के कितने अणु, 2 अणु, C2H5 के 2 अणु, 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, और कितनी ATP बनेगी, 2 ATP बनेगी। बहुत कम एनर्जी बनती है, कितनी, 2 ATP। कितनी, 2 ATP। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वो पूर्णतः फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी बनती है, यानी कि ग्लूकोज से अनाक्सी श्वसन में, ठीक है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में। तो आप अगर पूछता तो आप बताएंगे कि 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है अनाक्सी श्वसन में। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP ऊर्जा बनती है। उपरोक्त क्रिया में क्या, 1 अणु ग्लूकोज से 2 अणु ATP बनते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, संपन्न होती है। सेल के साइटोप्लाज्म में यह संपन्न होती है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार। कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ श्वसन यानी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन कौन कौन से हैं देखें अभी देखें वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, दो हमने देखे, ठीक है। तो वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन की पहले बात करेंगे, फिर एनारोबिक की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर, तो वायवीय श्वसन में क्या होगा, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर क्या देंगे, CO2 तथा जल बनते हैं, अंतिम उत्पाद पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में क्या होगा, अंतिम उत्पाद पूर्ण रूप से होगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगा, CO2 तथा जल बनेगा, ठीक है। और कितने ATP बनेंगे, 38 ATP बनेंगे। कितनी, 38 ATP बनेंगी, ठीक है। और कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है किसमें, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या बनेगा, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्या बनाया, CO2 यानी कि जो गैस है, H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। यह क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और किसके द्वारा होती है, क्रेब्स चक्र के द्वारा संपन्न होती है। क्या होती है, क्रेब्स चक्र के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनती है, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनती है, एथिल एल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 ATP ऊर्जा बनती है। क्या, 2 ATP ऊर्जा बनती है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी ऊर्जा बनेगी, 2 ATP ऊर्जा बनेगी यानी कि 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है। यही वो वाली रिएक्शन अभी जो हमने आपको पढ़ाई थी, ये वही रिएक्शन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरे स्टेप लिखने होंगे बहुत अच्छे से, ठीक। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। क्या होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये है, लिख के लाते हैं, आप लोगों को लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि हमको भी लगता है, क्योंकि कंटेंट अच्छा देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पहले से लिख के लाते हैं, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में लाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब एक जाके कंटेंट तैयार हो रहा है। और तो इसलिए भाई ढेर सारा प्यार दिया करो, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन और किण्वन। क्या, एनारोबिक रिस्पायरेशन और किण्वन में क्या अंतर है, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है। 2 या 3 नंबर का पूछता है कि अनाक्षी श्वसन एवं किण्वन में अंतर बताइए। क्या, अनाक्षी श्वसन एवं किण्वन में अंतर बताइए, ये 2 नंबर में तो जरूर पूछता है, ठीक है। इसमें क्या बात करेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अनाक्षी श्वसन में यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थित में जीवित माध्यम में होती है। क्या होती है, जीवित माध्यम में होती है, ठीक है। किण्वन में क्या होता है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेकिन निर्जीव माध्यम में होती है। क्या होती है, निर्जीव में होती है, यह सजीव में होती है। यह कोशिका के अंदर होती है, अनाक्षी श्वसन किसमें अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। लेकिन किण्वन क्या होती है, कोशिका के बाहर होती है। क्या होती है, कोशिका के बाहर होती है। अनाक्षी श्वसन में जाइमेज नामक जटिल विकर यानी कि जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता से होता है, जो उच्च पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है, जो उच्च पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, किसमें, अनाक्षी श्वसन में।
और किण्वन की बात करें तो किण्वन की क्रिया भी जाइमेज नामक जटिल एंजाइम की सहायता से होती है, जो सूक्ष्म जीव ईस्ट की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है? ईस्ट की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। ये अनाक्षी श्वसन में कहाँ पाया जाता है? उच्च पौधों की कोशिकाओं में। और फर्मेंटेशन में कहाँ पाया जाता है? सूक्ष्म जीव यानी कि ईस्ट की कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। और बात करें तो अनाक्षी श्वसन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन में जो है पूर्ण रूप से क्रिया ऑक्सीकरण की संपन्न नहीं होती। इसमें एक माध्यमिक यौगिक क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है तथा अल्प मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? अल्प मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। और क्या हो गया? कम मात्रा में ऊर्जा निकलती। कितनी ऊर्जा निकलती है? अभी बताया था 2 एटीपी। कितनी ऊर्जा? 2 एटीपी। ठीक है। और किण्वन में बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। इस कारण इसमें भी माध्यमिक यौगिक एथिल एल्कोहल और CO2 बनता है। और इसमें अन्य रसायन भी बनते हैं। कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें भी क्या होता है? कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें भी बहुत कम कम ऊर्जा, कम ऊर्जा। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अनाक्षी श्वसन और किण्वन में अंतर हो गया। अब बात करेंगे लैक्टिक अम्ल कब बनता है। जैसे होता नहीं, हम कोई कार्य करें या अचानक से बहुत सारा मेहनत कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में जगह जगह पे पेन होने लगता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के डिपोजिशन के कारण होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के डिपोजिशन के कारण होता है, जो शरीर में पेन होता है, क्योंकि इसमें मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। ठीक है। क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। अवायवीय श्वसन होने लगता है। ठीक है। क्या होगा? अवायवीय श्वसन होने लगता है। ठीक। अब बात करें लैक्टिक अम्ल कब बनता है। क्या? लैक्टिक अम्ल कब बनता है। ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें अगर तो कब बनता है? तो मनुष्य में ऊर्जा अवायवीय श्वसन द्वारा पैदा होती है। मनुष्य में ऊर्जा वायवीय श्वसन द्वारा, किसमें? एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा बनती है। परंतु कभी कभी हमारी पेशियों में या अन्य जंतुओं की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, जब हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब हम कभी अचानक से बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम या व्यायाम करते हैं, मान लीजिए हमने बहुत सारा काम कर लिया, हम को एनर्जी कम मिल रही थी और हमें काम ज़्यादा करना था, तो उसमें तब क्या होगा? हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, अवायवीय श्वसन होगा, जिससे क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और वो हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे मसल्स में बहुत सारा पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है। हम कहते हैं ना, पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, लैक्टिक अम्ल के डिपोजिशन के कारण होता है। तब हमें क्या होता है? ऑक्सीजन की बहुत अधिक की मात्रा आवश्यकता होती है। हमारी पेशियां ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवायवीय श्वसन करती हैं। क्या करती हैं? अवायवीय श्वसन करती हैं। मनुष्य या जंतु की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? मनुष्य या जंतु की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, तो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? ग्लूकोज जो है हमारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या? बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसमें क्या बनेगा? CO2 कभी नहीं बनता है। इसमें क्या होगा? CO2 कभी नहीं बनता है। हम सारे स्टेप में देखते हैं कि CO2 बन रहा था। लैक्टिक अम्ल जब बनेगा तो क्या होगा? CO2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या होगा? CO2 नहीं बनेगा। ठीक है। लैक्टिक अम्ल कब बनेगा? मनुष्य में ऊर्जा किससे बनती है? वायवीय श्वसन से, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन से बनती है। और जब हमारी पेशियों को मान लीजिए कभी ज़्यादा आवश्यकता हुई, तो क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी अनाक्षी श्वसन होता है। अनाक्षी श्वसन होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण क्या होता है? पेशियों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स में, तो वो क्या करती हैं? पेन करती हैं मसल्स। ठीक है। जिससे हमारी क्या लिखा हुआ है? जिससे हम पेशियों में खिंचाव या मोच आना कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचाव आ गया या मोच आ गया, दर्द हो रहा, ये कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसमें?
मनुष्यों में, शेर, चीता, हिरन तथा अन्य तेज दौड़ने वाले जंतुओं में होता है। किसमें होता है? अन्य तेज दौड़ने वाले जंतुओं में होता है। ठीक है, जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं ना, कहते हैं कि मतलब बहुत तेज भाग रहे हैं, एनर्जी चाहिए, तो उसमें उस समय क्या होगा, हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन ना होकर के एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी कि ऑक्सी श्वसन ना होकर के अनाक्सी श्वसन होता है, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। लैक्टिक अम्ल में बदलेगा तो बहुत कम ऊर्जा निकलती है, बहुत कम ऊर्जा निकलती है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव या मोच आना कहते हैं, और बहुत सारा दर्द होता है पेशियों में। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लूकोज के। ग्लूकोज का विभिन्न चरणों में विखंडन। ग्लूकोज के कितने चरणों में विखंडन होते हैं? तो ग्लूकोज का 3 चरणों में विखंडन होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज जो है हमारा कितने कार्बन वाला है? तो हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु हैं। क्या है? 6 कार्बन वाला अणु है। ये क्या होता है? ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में, क्या यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या होती है, जब कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, यानी कि पायरुविक अम्ल बनता है। क्या होता है? CH3CO COOH के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। कौन, क्या नाम है इसका? CH3CO COOH, यानी कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो पायरुविक अम्ल, यहाँ पे लिखते हैं पायरुविक अम्ल का CH3COOH, ये क्या है? पायरुविक अम्ल है। इसके कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब पायरुविक अम्ल यानी कि जो पायरुवेट है वो 3 चरणों में टूटता है। 3 चरणों की मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से क्रिया करेगा, तो वो कहाँ होगी? ईस्ट से होगी। और एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो कि पेशियों में होता है। पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ब्रेकडाउन ग्लूकोज का, तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो पायरुवेट किस में टूटेगा? पायरुवेट हमारा जो पहला नॉर्मल अपक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है, और 38 ATP यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। क्या? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ठीक है, और दूसरे स्टेप की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है ईस्ट में, जिसे हम किण्वन कहते हैं, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज हमारा एथिल एल्कोहल तथा एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ATP में टूट जाता है। इससे कितनी ऊर्जा निकलती है? 2 ATP ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 2 ATP ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उससे भी बहुत कम ऊर्जा निकलती है, और लैक्टिक अम्ल से भी बहुत कम ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होती है? पेशियों में होती है। तो इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है और क्या बनेगा? जब ग्लूकोज क्या होगा? लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है तो कितनी ऊर्जा बनाता है? 2 ATP। कितनी? 2 ATP। क्या कितनी बनाता है? 2 ATP बनाएगा। ये हमारे ग्लूकोज के विभिन्न विखंडन के चरण हैं। ग्लूकोज का विखंडन कितने चरण में हुआ? 3 चरणों में हुआ। कौन कौन से बात करेंगे तो ग्लूकोज हमारा किसमें टूटा? ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन अणु हैं, किसमें टूटेंगे? 3 कार्बन अणु में टूटेंगे। तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा? कोशिका द्रव्य में क्रिया होगी तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। CH3CO COOH क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट कितने कार्बन अणु वाले? 3 कार्बन अणु वाले हैं। तो पायरुवेट भी 3 चरणों में टूटते हैं। कौन कौन से चरणों में टूटते हैं? पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटेंगे? CO2 और जल, और क्या बनाएंगे? 38 ATP ऊर्जा यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाते हैं। ये क्रिया कहाँ होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और बात करेंगे ईस्ट की, तो ईस्ट की क्रिया जो होती है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होती है तो इसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और क्या बनेगा? एथेनॉल बनता है, और CO2 प्लस ATP जो कि बहुत कम ऊर्जा बनती है। और वही पेशियों की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये क्रिया होती है, क्योंकि हमको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई परिश्रम या व्यायाम वाला काम करते हैं तो
आक्सी श्वसन बंद होकर के क्या होता है, अनाक्सी श्वसन होने लगता है हमारी पेशियों में, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है और ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और कितनी ऊर्जा बनती है, 2 एटीपी बनती है। और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता। CH3COH प्लस COOH क्या बनता है, ठीक है। ये क्या है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल है CH3CHOH प्लस COOH, क्या है, ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत सारा अच्छे से हमने एक एक टॉपिक क्लियर किया है, कवर किया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना, नोट्स भी बनाएं और प्रॉपर रिवीजन भी करें, क्योंकि रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप जिस स्टेज पे हैं, आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करें। तो चलो एक प्यारी सी लाइन हो जाए तुम लोगों के लिए, मोटिवेशनल प्यारी सी, ठीक है। अपने मेन टेम्पलेट पे आते हैं, आप करते हैं, ठीक है। कि प्यारी सी लाइन आप लोगों को एक मोटिवेशनल, क्या मोटिवेशनल लाइन है, चलो सुना देते हैं। कि हर दिन एक नई शुरुआत है बेटा, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन एक नई चुनौतियां आएंगी आपकी ज़िंदगी में। खुद पर विश्वास रखो और कभी पीछे नहीं हटना है आप लोगों को, ठीक है। क्या, कभी आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी आ जाए। निरंतर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, क्या, निरंतर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। आपका जीवन और आपके सपने हमेशा आपके ही रहेंगे, क्योंकि आपको ही उनको पूरा करना है। इसलिए अपनी इच्छा पूरी करें, कड़ी मेहनत करो और उसे पूरा करो, ठीक है। और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करके केंद्रित रखो अपने लक्ष्य पर, इधर उधर भटकने मत दो, ठीक है। अपने टारगेट पे फोकस रखो। समझ में आ रहा है। और चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा मानव में श्वसन। क्या होगा, मानव में श्वसन हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। मानव में श्वसन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मौज मस्ती करते पढ़ते रहें। बाय बाय।